नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हरियाणा चौपाल में खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार राज्य में प्रदूषण के प्रति बेहद गंभीर है। एनसीआर में जो क्षेत्र प्रदूषण को लेकर हॉटस्पॉट बने हैं, उन्हें इससे मुक्त कराने के लिए ग्रीन हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। राज्य के अन्य हिस्सों में भी प्रदूषण से मुक्ति के लिए कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हिसार में गुरु जंबेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में उन्होंने विधानसभा में पारित किए गए हरियाणा बजट 2022 की खूबियों के बारे में बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि किस प्रकार से बजट बनाया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में फर्जी डिग्री वालों पर नकेल कसेंगे। सरकारी स्कूलों का स्तर उठाने के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल खोल रहे हैं। हम सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षा देंगे। इसके साथ ही उनके साथ ही तालमेल बनाएंगे और इसी कारण सरकार गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप के मॉडल पर काम कर रही है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि पंजाब में जीत हासिल करने पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित नहीं हो, क्योंकि पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है और किसी भी पार्टी का वजूद उसके संगठन से होता है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे अधिक मजबूत संगठन इनेलो का है और इसी दौरान चौधरी वीरेंद्र सिंह को जन्मदिन की भी बधाई दी। मैं भी आज जहां चौधरी साहब को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं, जहां मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपको आपके जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आयु लंबी हो, आप लोगों की जहां सामाजिक सेवा कर रहे हो, जहां अपने राजनीति में रह करके प्रदेश के लोगों के लिए अच्छे फैसले लिए, आपने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। आज 50 वर्ष आपने अपने राजनीति के पूरे किए और मेरे से पहले रामपाल माजरा जी कह रहे थे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने फैसला लिया है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चौधरी साहब राजनीतिक आदमी, एडवोकेट, डॉक्टर और अध्यापक कभी भी रिटायर नहीं हुआ करते। मंच पे बैठे हुए नेता जो है, ये सारे के सारे अपने अपने दलों में दुखी हैं। ये कह नहीं सकते, ये मजबूर है, लेकिन इन सब की इच्छा है कि कोई इनका नेतृत्व करने वाला बने। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आप रिटायरमेंट की ना सोचें और इस प्रदेश के अंदर तीसरे मोर्चे की अगवानी करें, तीसरा मोर्चा बनाएं और तीसरा मोर्चा बना करके प्रदेश के लोगों में एक विश्वास पर पैदा करके 2024 के अंदर जैसे पंजाब में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, उस तरह का बदलाव लाने का काम करें। अभी मेरे से पहले सुशील गुप्ता जी बोल करके गए थे। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे एक कहावत है, वो लग ला के डड्डू कंध चढ़ा के भाषण देगे, कहेंगे
कि आपका सपना पूरा करेंगे, आप आओ, लेकिन आपकी बात सुने भी नहीं चलेंगे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में जल शक्ति अभियान कैच द रेन JSA CTR 2022 अभियान पर सचिवों की समिति की बैठक हुई। इस दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार की तरफ से भूजल संसाधनों के सतत प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जल शक्ति अभियान के लिए 5 स्तंभों पर आधारित रणनीति अपनाई है। इनमें से संस्थागत सुधार, नीतिगत हस्तक्षेप, प्रमुख परियोजनाओं और गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। मुख्य सचिव ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से जल संरक्षण और साथ ही प्रबंधन के लिए कई संस्थागत और नीतिगत पहल की गई हैं। एक अनूठी पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी तरह की पहली महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत की शुरुआत की। कैबिनेट सचिव ने बताया है कि राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय देश के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 को लागू करेगा। खेमों में बंटे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का बंटाधार उसी के नेता करने में जुटे हुए हैं। जब हरियाणा में बात कंट्रोल से बाहर हुई तो शुक्रवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश के सभी सीनियर नेताओं को तलब किया और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी खत्म करने का प्रयास किया और इसी के साथ में संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर सुझाव मांगे। लेकिन सुझाव के बहाने नेताओं ने अपने तर्कश से तीर निकालकर एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सूत्रों की माने तो PCC अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने संगठन में बनाए जाने का कारण बनाते हुए खुलकर कहा कि उन्हें ना तो हुड्डा खेमे की तरफ से सहयोग मिला और ना ही बार बार गुहार लगाने के बावजूद AICC की तरफ से कोई मदद मिली है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सामने ही कुछ नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई को मजबूत करने में कभी सहयोग नहीं किया। यमुनानगर की रादौर अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान जहां गुप्ता ने वर्करों को पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया, वहीं बीजेपी पर भी जमकर भड़ास निकाली। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी परिवर्तन का दौर चल रहा है और हर दिन लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हैं। प्रदेश के करीब 40 विधायक और सांसद भी उनके संपर्क में आए हैं, लेकिन पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल उन्हें पार्टी में शामिल करने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी विधायकों की पेंशन नीति लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी के पास में 40 पूर्व विधायकों ने आवेदन किया हुआ है और 9 के करीब हम ज्वाइन करा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि जिन के ऊपर हर तरीके के आरोप से मुक्ति होगी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो, उनका चरित्र ठीक हो, वो अपराधी छवि के नहीं हो, तो उनका आम आदमी पार्टी में स्वागत किया जाएगा। अगर उसके अंदर कोई कमी पाई जाती है तो आम आदमी पार्टी नहीं लगे। आम आदमी पार्टी पंचायत राज के, नगरीय निकायों के और विधानसभा के सभी किस्म के चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार, अपने सिंबल पे लड़ेगी और सर्वे के बेस पे सबको टिकट देगी। इधर भी हमने जो 50-50 लोग एक एक विधायक के ऊपर, एक सांसद के ऊपर सिक्योरिटी के लगे रहते थे, उसको बंद किया। हमने एक एक विधायक 5-5, 6-6 पेंशन ले रहा था। कभी सांसद हुआ, कभी विधायक हुआ, कभी कुछ हुआ। पंजाब गवर्नमेंट ने तय किया है केवल एक पेंशन मिलेगी, बाकी सिक्योरिटी से, पेंशन से जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बचेंगे वो गरीब बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगाए जाएंगे। सारी चीज़ें हरियाणा के अंदर भी लागू होंगी, दिल्ली मॉडल भी और पंजाब मॉडल भी। हरियाणा का एक बेहतरीन मॉडल डेवलप होगा। जनता यह कि चुनाव से डर रहे हैं, हार से डरते हुए चुनाव को लटका रहे हैं।
हरियाणा के रेवाड़ी में एनसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनसीबी की टीम ने रेड करते हुए नशा तस्कर को पकड़ा है, जिसके पास से 2.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। एनसीबी रेवाड़ी की टीम को सूचना मिली थी कि ईश्वर सिंह नाम का व्यक्ति नशे का अवैध कारोबार करता है और इसी के बाद एनसीबी की टीम ने घेराबंदी करके उसे मौके से एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हमारे आदरणीय श्री कांत जाधव जी जो अतिरिक्त महानिदेशक नारकोटिक ब्यूरो के चीफ हैं, उनके नेतृत्व में हमारी टीम काम कर रही है। जो हमें गुप्त सूचना मिली थी उसके आधार पर ईश्वर सिंह सन्नोप सुल्तान सिंह गांव जाटूवास को 2 किलो 400 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक आरोपी का नाम और आया है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसने रेवाड़ी से ही दूसरे आदमी ईश्वर नाम के आदमी से ही खरीदा है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ आएगी आपको बता दिया जाएगा। पता किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन वो बाद। हरियाणा सरकार 3000 पदों पर शारीरिक और कला शिक्षा सहायकों की भर्ती करने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कौशल रोजगार निगम को चयन प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। 2000 पद शारीरिक शिक्षा और 1000 पद कला शिक्षा सहायकों के भरे जाएंगे। इन भर्तियों में सरकार सुप्रीम कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसलों के बाद नौकरी गंवा चुके पीटीआई और ड्राइंग शिक्षकों को भी तवज्जो देगी। मौलिक शिक्षा निदेशक अंशद सिंह ने कौशल रोजगार निगम के सीईओ डॉक्टर अनंत प्रकाश पांडे को पद भरने के लिए पत्र भेज दिया है। पत्र के साथ ही सरकारी स्कूलों में खाली शारीरिक शिक्षा और कला शिक्षा सहायकों के पदों की सूची भी सौंप दी गई है। इन अध्यापकों को 1 वर्ष के लिए अनुबंध आधार पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार अब जल्द ही 3000 पदों पर शारीरिक और कला शिक्षा सहायकों की कच्ची भर्ती करने जा रही है और इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ में आपको जानकारी दे दें कि इन भर्तियों में सरकार सुप्रीम कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसलों के बाद नौकरी गंवा चुके पीटीआई और ड्राइंग अध्यापकों को भी तवज्जो देगी। और इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि 2000 पद शारीरिक शिक्षा और 1000 पद कला शिक्षा सहायकों के भरे जाएंगे। वक्त हो गया ब्रेक का, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। झज्जर में सब डिवीजन स्तर के अधिकारी और नगर परिषद के अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में अब पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के निशाने पर आ गए हैं। भुक्कल ने खुले शब्दों में कहा है कि वो इन भ्रष्ट अधिकारियों की लूट को विधानसभा में उजागर करेंगी और उसके लिए उन्होंने इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज जुटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मीडिया के रूबरू होते हुए भुक्कल ने कहा है कि कई बार नगर परिषद और सब डिवीजन स्तर के इन अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, लेकिन भ्रष्टाचार में इन अधिकारियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड छोड़ दिए हैं। मकसद इनका एक ही है कि कैसे झज्जर वासियों को लूटा जाए और इनमें वो सफल भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नगर परिषद झज्जर के अधिकारियों का तो इतना बुरा हाल है कि इन अधिकारियों की लूट में पूरी तरह से संलिप्त होकर सरकारी खजाने और जनता की खून पसीने की कमाई को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। मैं झज्जर की एसडीएम के लिए, यहाँ के अफसरों के लिए भ्रष्टाचार का अड्डा हमारा झज्जर की नगर परिषद इस समय बन चुकी है। हमने कागज उठाए, हमने मंत्री से बात की है। भ्रष्टाचार का अड्डा हमारे ब्लॉक के दफ्तर बन चुके हैं। एक चवन्नी आप दे नहीं रहे, जो आ रही है उसमें आप भ्रष्टाचार फैल रहे हैं। बिल्कुल सबूतों के साथ मैं अगली बार आपको कागज दूंगी कि जो पैसा आ रहा है हमारी जनता की
गाड़ी कमाई का वो पैसा कहाँ जा रहा है। 50 बार हमने इनको अफसरों को चेताने का काम किया है, लेकिन जो मुख्यमंत्री कहता है कि भ्रष्टाचारियों को मैं पकड़ा रहा हूं, मैं प्रश्न करना चाहती हूं, उन्हीं के ही विधानसभा क्षेत्र के 7-7 साल से लगे हुए अधिकारी, क्या मुख्यमंत्री जी की शय पर भ्रष्टाचार हो रहा था? क्यों मुख्यमंत्री जी, हमारे नीरज शर्मा विधायक ने, NIT फरीदाबाद से विधायक हैं, जब उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के नाम ले दिए, मुख्यमंत्री उनको नमूना कहने का काम कर रहे। ब्राह्मण समाज का एक तो सबसे बड़ा अपमान किया। दूसरा, अगर आपने लगाम लगानी है भ्रष्टाचार पर लगाएं। हमारे डॉक्टर काद्यान ने मजबूती के साथ कहा कि 22 के 22 जिलों में सुशासन सहयोगी बैठे, भ्रष्टाचार है। तो मुख्यमंत्री जी क्या चाह रहे हैं? लिखित में हमने दे दिया, नाम हमने बता दिया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, लोगों के काम हो नहीं रहे हैं, पंचायतें हैं नहीं है, जिला परिषद है नहीं है, लोकल बॉडीज है नहीं है, नगर पालिका झज्जर के कई मामले भ्रष्टाचार के हाईकोर्ट तक लंबित पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं अतिशीघ्र उनका फैसला हो। यमुनानगर के रादौर में पश्चिमी यमुना नहर के साथ गंदे पानी की निकासी के लिए बनाई गई डिच ड्रेन किसानों के लिए अभिशाप बन रही है। किसानों का कहना है कि डिच ड्रेन में बह रहे गंदे और केमिकल युक्त पानी ने भूजल प्रभावित किया है, जिससे कि उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। वहीं बीमारियां बढ़ने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में किसानों ने प्रशासन से डिच ड्रेन में पानी को साफ करके छोड़ने की मांग की है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जल ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर समस्या के समाधान की बात कह रहे हैं। वहीं इस बारे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल ऑफिसर निर्मल कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि ये समस्या उनके संज्ञान में है और इसके लिए प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। वहाँ का केमिकल और गंदा पानी 20-25 गाँव में से होकर यमुना नदी तक जा रहा है और 20-25 गाँव का पानी, पीने का पानी बिल्कुल ख़राब हो रहा है, ट्यूबवेल का पानी बिल्कुल ख़राब हो रहा है, उनमें झाग आ रहे हैं और लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं। इसको ट्रीटमेंट करके यमुना से डाला जाना चाहिए। पर्यावरण विभाग का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमने बहुत कोशिश कर ली है और इलाके में बीमारियां इस पानी से फैल रही हैं। इस पानी का कोई ना कोई समाधान किया जाए। ये बिल्कुल पॉइजन है, जहर है लोगों के लिए। देखिए, ये जो समस्या है डिच ड्रेन वाली, ये सरकार के नॉलेज में है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नॉलेज में है। इसमें जो इसकी कैपेसिटी है ओरिजिनली 60 क्यूसेक की कैपेसिटी है इस ड्रेन की, और जो हमने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है पब्लिक हेल्थ के थ्रू 45 mld का हमने रादौर रोड पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है। पर फिर ये 1 साल पहले दोबारा से जल शक्ति मंत्रालय ने इशू भी उठाया था 2 साल पहले कि अभी भी पानी, जब ट्रीटमेंट प्लांट लग गए हैं तो इसके बाद भी क्लीन पानी क्यों इसमें छोड़ा नहीं जा रहा और क्यों इसमें गंदा पानी जा रहा है। तो इसका पूरी कैपेसिटी का रीअसेसमेंट करा गया। तो हमें फिर ये शहर की कैपेसिटी देखी गई यमुनानगर की, तो 66 mld पानी इसके अंदर अभी भी अनट्रीटेड जा रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। लोगों को, किसानों को लग रहा है कि जी इसमें गंदा पानी जा रहा है या वहाँ पे ज़मीन में जाके उनकी फसलों को भी ख़राब कर सकता है। तो ये सरकार की नॉलेज में ऑलरेडी आ गया है। तो उसमें 66 mld का STP माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ऑलरेडी क्लियरेंस दे दिया कि आप इसको लगाइए जल्दी से जल्दी, और इसमें पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लगाई है। उन्होंने भी आगे IIT रुड़की को टेक्निकल स्टडी करने के लिए काम सौंप दिया है। तो उनके सैंपल्स वगैरह ऑलरेडी कुछ चले गए हैं, कुछ सैम्पलिंग उन्होंने और करनी है। उचाना में पूर्व मंत्री रामपाल माजरा ने पुराने कार्यकाल को याद किया और कहा कि किसानों के लिए पहले सरकारें ज्यादा सोचा करती थीं, लेकिन अब सरकारों का ध्यान किसानों की तरफ नहीं है। गांव गांव डोल रहे रामविलास शर्मा जी, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे पुराने मित्र रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। परंतु गए थे ढोल पीटते हुए, वापिस जब आए तो गमले से कुछ और ही निकल आया। हमने तो 2014 में किस प्रकार से 2019 में एक इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया था और अभय सिंह चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री 6 महीने पहले ही बना दिया था, परंतु इनके भतीजे, इनके परिवार के सदस्य ही काम खराब कर गए और आज तुम सभी का। अंबाला नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोष मार्च निकाला। कर्मचारी संघ ने उपायुक्त दफ्तर पहुंचकर अपनी मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम CTM अंबाला को सौंपा और इस पर कार्रवाई की मांग की। नगर पालिका कर्मचारियों ने हाल ही में शहरी निकाय मंत्री के आवास का भी घेराव किया था, जिसके बाद उनको बातचीत के लिए भी बुलाया गया था। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार आश्वासन देने के बावजूद भी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ में किया गया समझौता अब तक लागू नहीं किया। मेरा नाम सुभाष गुशर,
राज्य उप प्रधान हैं। हम अपनी मांगों के बारे में हरियाणा सरकार के साथ कई बार वार्ता हो चुकी है, कई बार हमें समय मिल चुका है। बाकी जो हमारी मांगे हैं, मैन एक तो वो नहीं, लेटर नहीं जारी कर रही है गवर्नमेंट, इसके लिए हमने अपना ज्ञापन आज भी हम 25 मार्च को दे रहे हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री की जो मेज़ के ऊपर फेविकोल चिपक रहा है ना, वो फाइल हमारी जल्द से जल्द बाहर आ जाए निकल के, क्योंकि 25 अप्रैल और 17 अगस्त का जो हमारा समझौता है वो अब तक लागू तो कर दिया, बाकी वो लेटर जारी नहीं हुए अब तक, जिसके बारे में कच्चे कर्मचारियों को अहम चीज़ है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, ऐसी ग्रेसिया हमारी बहाल होनी चाहिए। ये लोग कह रहे थे कि एक तो इनका पेरोल इक्वल पे इक्वल वर्क होना चाहिए, जो कि रेगुलर कर्मचारियों के हिसाब से नहीं है, और दूसरी इनकी डिमांड थी कि जो रोजगार निगम है उसमें भी इनके एक्सपीरियंस को कंसिडर किया जाए। इनके हिसाब से वो कंसिडर होता नहीं है, तो हम लोग अभी इनका ज्ञापन कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से प्रपोजल पेश करेंगे। हरियाणा के कई इलाकों में गेहूं की फसल पककर तैयार है, लेकिन अभी अधिकांश अनाज मंडियों में इसके लिए तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे कुछ हालात यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने स्थित मंडी के हैं। इस मंडी में अभी भी ना तो सफाई की तरफ ध्यान दिया गया है और ना ही पानी निकासी के लिए कोई बंदोबस्त किए गए हैं। मंडी की कुछ सड़कों पर पैच वर्क जरूर हुआ है। आड़तियों और किसानों का कहना है कि धान की फसल उठने के बाद मंडी में एक बार भी सफाई नहीं हुई, जिसके चलते मंडी में चारों ओर गंदगी नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि सफाई के लिए ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सफाई नहीं हुई है। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि अधिकारियों को सीजन से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। ठेके हैं ठेकेदार के पास, लेकिन हमारे को नहीं पता, उनके पेमेंट भी जाते हैं और मंडी में सफाई होती नहीं। जीरी के सीजन के बाद अब तक पूरी मंडी की एक दफ़ा भी सफाई नहीं हुई। अब लगभग हफ्ता 10 दिन से कुछ थोड़ा थोड़ा होने लगा, नहीं तो कम से कम हर रोज़ नहीं तो 10-15 दिन में एक बार मंडी की सफाई होनी चाहिए, जबकि इनके सरकार की तरफ से प्रॉपर ठेके भी दिए जहाँ सब कुछ हुआ, लेकिन उसका हमारे को नहीं पता क्या सिस्टम है, कैसे उनको पेमेंट रिलीज कर रहे। पेमेंट तो जाते हैं ठेकेदार को, लेकिन सफाई नहीं होती। तो मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने देखना ना जी सफाई नहीं रही या सफाई क्यों नहीं हो रही, हम तो नॉलेज में दे सकते हैं। सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से हर बार गेहूं की खरीद होती है और ऐसा ही अभी तक जानकारी में है कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है। उससे पहले मंडी की व्यवस्था के नाते तो मंडी में पैच वर्क उसका काम अभी चला हुआ है, सीवरेज की सफाई का काम उसका भी चला हुआ है, परंतु अभी मंडी में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। जो आप भी देख रहे हैं, सीजन के बाद भी सफाई की इतनी खास व्यवस्था नहीं है, बहुत जगह बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ। पानी की, कांटों की या और लाइट की अन्य सुविधाएं? लाइटें दुरुस्त हैं। पिछली बार जीरी के सीज़न में सारी लाइटें प्रशासन द्वारा बदली गई थी, LED लाइटें लगी हुई हैं और वो हर रोज़ जलती भी हैं और ठीक जलती हैं। लाइट की व्यवस्था ठीक है। शौचालय, पीने का पानी? शौचालय लगभग अब तो सब आड़तियों ने अपने पास बना लिया है। पहले तो सरकारी शौचालयों की आवश्यकता पड़ती थी, और उसके अलावा भी है सरकारी शौचालय, वो भी प्रशासन समय पर ठीक करवाई देता है, परंतु और पानी 24 घंटे पानी की कोई समस्या नहीं। कांटे? देखिए, अभी मंडियों की जो खरीद की डेट है वो अभी आई नहीं है, पर ये माना जा रहा है कि अगले महीने से शुरुआती दिनों से हमारी मंडियाँ चालू हो जाएंगी। एग्जैक्ट डेट जब सरकार के आदेश आएंगे तब जो है वो बता दिए जाएंगे। हमारी मुख्यतः जी 13 मंडियाँ हैं जहाँ इनकी गेहूँ की आवक होती है, और वहाँ पर जो है हमने पिछले 10 दिन पहले हमने मीटिंग लेके इसमें मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज, हमारे SDMs, मार्केटिंग बोर्ड के एक्सीन वगैरह सबके साथ मीटिंग लेके उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वहाँ रिपेयर करनी हो, टॉयलेट ठीक करने हो, साइनेज लगाने हो, काउंटर बनाना हो, तो उसके जो है उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देश दे दिए थे। और इसको हम जो है लोग जो है क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं, ताकि हमारी जो मंडियाँ हैं वो सीज़न से पहले इस महीने के एंड तक उसमें सारी तैयारियाँ पूर्ण रूप से हो जाए। देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जहाँ तक बिजली पानी की होगी, वॉशरूम की होगी, तो वो सब जो है सारी मार्केट कमेटियों को, मंडियों को निर्देश दे दिए गए थे कि वो इसको सुचारू रूप से ठीक कर ले और चला लें। और साथ ही साथ जहाँ तक शेड्स की बात है, शेड्स में मोस्टली क्योंकि राइस जो है मिल्स में डायरेक्टली जाती है, तो मिल्स से भी जो है वहाँ से मंडियों में इतनी नहीं रहती, तो मंडियों में ऐसा इशू नहीं।
और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।